सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी तैयारियों में लगे हुए हैं बोर्ड परीक्षाओं की, तो अब ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि इससे परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब इस टॉपिक को हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न हमेशा आते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा यही बनता है, वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं ये क्यों चाहिए, इनकी आवश्यकता क्यों है। तो इनकी आवश्यकता इसलिए होती है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, उसका रोल होता है फैमिली में कि किस तरीके से पूरी फैमिली को एक साथ लेके चलना। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है डिस्कस के लिए, जिसमें कुछ इश्यूज होते हैं जिनका पीसफुल सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराती है हमें कुछ ऐसे रूल्स, मैकेनिज़म्स और ब्यूरोक्रेसी टू हेल्प मेंबर्स, अपने जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका आपस में हेल्प करने के लिए। अगर कोई इशू है और दोनों ही तरफ से जो है दोनों कंट्री समाधान चाहते हैं, दो देश समाधान चाहते हैं आपस में, लेकिन कोई भी बातचीत नहीं कर पाता है आपस में, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है जिसमें हम कुछ एग्रीमेंट जो है किए जा सकते हैं, या एग्रीमेंट के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस भी प्रोवाइड कराती है, जिससे शांति बनी रहे। आगे अगर बात करें कि ये इतनी बड़ा संगठन ये किस तरीके से बना, एवोल्यूशन ऑफ द यूएन, ये संगठन का निर्माण कैसे हुआ। तो पहला अगर हम बात करें, द यूएन वाज फाउंडेड इन 1945। यूएन कब फाउंड हुआ? 1945 में ये जो है फाउंड किया गया एज द सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। ऐसा नहीं था कि पहले हमारे पास कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं था, तब भी हमारे पास एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसको हम लीग ऑफ नेशंस के नाम से जाते थे। क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि अगर यूएन अब प्रेजेंट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या उससे पहले भी कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन था? तो बिल्कुल, लीग ऑफ नेशन जो है ये जो है पहले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन रहा है, और ये द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा। इसीलिए यहाँ जो है एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण हुआ, जो फाउंड हुआ 1945 में, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? यूएन के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन के नाम से। ये जब बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इमिडिएटली फॉर्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और 51 नेशंस जो हैं उस टाइम शामिल थी जब चार्टर पर साइन किया गया। तो 51 नेशंस साइन द यूएन नेशंस चार्टर। ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 51 नेशंस थे जिन्होंने साइन किया गया। इसके प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या थे? इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टू फैसिलिटेट कॉर्पोरेशन अमंग स्टेट्स, फाउंडेड विद द होप दैट इट वुड एक्ट टू स्टॉप द conflicts and war broke out, to limit the extent of hostilities and improve the prospects of social and economic development and all over the world. इवोल्यूशन ऑफ द यूएन की अगर हम बात करें तो बाय 2006, ये रिकॉर्ड 2006 का आपको बताया जा रहा है। तो आप इसमें देखेंगे 192 मेंबर्स स्टेट्स थे। जनरल असेंबली, एवरी मेंबर स्टेट हैज़ 1 वोट ईच। जो जनरल असेंबली होती है उसमें जितने भी मेंबर स्टेट, अभी हमने 192 मेंबर्स की बात की, तो 192 मेंबर्स की क्या होगी? सभी को एक वोट मिलेगा, हर स्टेट के पास अपना एक वोट होगा। अब यहाँ पर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको यहाँ 2 ग्रुप में बांट दिया गया। फर्स्ट इज परमानेंट मेंबर्स, दूसरा हमारा आ जाता है नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब ये परमानेंट मेंबर्स बच्चों बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ये क्वेश्चंस हमारे पास 1 मार्कर के रूप में भी आता है, और ये क्वेश्चंस हमारे 2 मार्कर एंड 4 मार्कर भी एग्जाम में आता है। तो ध्यान देंगे, जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो हमारे यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना हैं। परमानेंट मेंबर यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना हैं। यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर, दिस क्वेश्चन फॉर यू, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताएंगे कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं
यहाँ जो मेंबर्स अभी दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू 2006 के दिए गए हैं। आप इसमें मेंबर स्टेट्स लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है इसमें। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है हमारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये सिक्योरिटी काउंसिल नाम से ही पता चल रहा है, इसको पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पुलिसमैन के नाम से भी आ सकता है। द परमानेंट मेंबर्स वर सेलेक्टेड एज दे हैड द मोस्ट पावरफुल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड। इसके जो मेंबर्स हैं बच्चों, वो तब के सेलेक्ट हुए हुए हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। जो भी पावरफुल स्टेट रहे तब उनको क्या किया गया, उनको परमानेंट मेंबर बना दिया गया। अब तब से यही चला आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अभी मैंने 5 परमानेंट मेंबर्स आपको बताए, और इसके साथ साथ इसमें 10 हमारे नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो सिर्फ 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। न्यूली मेंबर्स होते हैं, न्यूली जो कंट्रीज होती हैं वो 2 साल के लिए मेंबर्स चुने जाते हैं, बट अ कंट्री कैन नॉट बी री इलेक्टेड। उनको री इलेक्ट नहीं किया जाता है। टर्म ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल बाद दूसरे नए मेंबर्स आते हैं तब उनको इलेक्ट किया जाता है। द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड इन अ मैनर ऑफ दैट दे रिप्रेजेंट ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो मेंबर्स होते हैं किस तरीके से इलेक्ट होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड को। स्ट्रक्चर की बच्चों अगर हम बात करें कि क्योंकि कई बार आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसके स्ट्रक्चर में कुछ एजेंसीज आती हैं हमारी और इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स आते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो टोटल 6 यहाँ पर इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं और बाकी इसकी एजेंसीज हैं। तो ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स यहाँ ध्यान दें। आप प्रेजेंट में 5 रह गए हैं क्योंकि ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है फिलहाल जो है नहीं है 2005 के बाद से। अब स्ट्रक्चर एंड एजेंसीज की बात करें, स्ट्रक्चर में मैंने भी आपको बताया कि टोटल 5 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। अगर 6 ऑप्शन में आता है तो ट्रस्टीशिप काउंसिल को इंक्लूड करके आया है। अगर उसमें 5 ऑप्शन है तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 5 हो जाता है। स्ट्रक्चर एंड एजेंसीज की बात करें तो अगर हम देखते हैं कि जो वॉर एंड पीस वाली सिचुएशन बन रही थी, ये जो डिफरेंस था दोनों मेंबर्स के बीच में, स्टेट्स के बीच में डिस्कस करने के लिए, तो ये मुद्दा उठाया गया जनरल असेंबली में। या जनरल असेंबली में देखा गया कि सोशल इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको डील करने के लिए कुछ हमारी एजेंसीज बनाई गई। ये एजेंसीज जो बनाई गई हैं इनको ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में 4 मार्कर के रूप में आता है। WHO जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं, हम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेक्स्ट हमारा है UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड जिसको हम यूनिसेफ के नाम से भी जानते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूनेस्को के नाम से जाना जाता है। ये सब क्या है, ये सब हमारी एजेंसीज हैं। तो गलती से भी इसको प्रिंसिपल ऑर्गन समझ के नहीं लिखना है। ये सब हमारी क्या है, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से लेके यूनेस्को तक ये हमारी क्या है, एजेंसीज हैं। नेक्स्ट आते हैं रिफॉर्म ऑफ द UN आफ्टर द कोल्ड वॉर। अभी हमने बात की कि 1945 में हमारा क्या रिफॉर्म बना था, यूनाइटेड नेशन बना 1945 में, जिसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था। लेकिन कॉलोनियलिज्म देखें तो उसके बाद से ख़त्म होता जा रहा था। बहुत सारे ऐसे देश थे जो इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद से। तो यहाँ पर देखा जाए और 1991 में क्या हुआ था कि डिसइंटीग्रेशन हो गया था USSR का। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो गई थी कि जो रिफॉर्म कोल्ड वॉर के बाद, क्योंकि कोल्ड वॉर 1991 तक चला, तो ये कोल्ड वॉर एंड हो गया था 1991 में। तो डिमांड्स आने लगी रिफॉर्मेशन इन UN। अब UN में क्या कि जो बेसिक काइंड्स थे उसके रिफॉर्म होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। तो पहला रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस के रिफॉर्म होना चाहिए। किसमें, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है
उसमें रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो जुरिडिक्शन सिस्टम है उसमें भी रिव्यू होना चाहिए। ऑलमोस्ट everyone is agrees in the necessity of the both aspects of reforms, सभी इससे एग्री थे कि इसमें रिफॉर्म्स होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियों में बदलाव हुआ कोल्ड वॉर के बाद और इसमें चेंज होना चाहिए था। अब बात करें एरिया ऑफ रिफॉर्मेशंस, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस कि कौन से ऐसे इसके एरिया थे जिसमें रिफॉर्म की बदलाव की ज़रूरत महसूस हुई। तो पहला अगर देखें कि इसमें डिस्कशन चल रहा था हमारा कि जो फर्स्ट है इसका सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें हमने बात की कि 5 स्थायी सदस्य होते हैं, परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही जो पावरफुल स्टेट्स थे उनको परमानेंट मेंबर्स बना दिया गया था। दूसरा अगर बात करें इंक्रीज इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबरशिप, कि भाई देश उस टाइम संख्या भी कम थी जो हमारे स्वतंत्र राष्ट्र थे, अब वो भी बढ़ गई, डिसइंटीग्रेशन हो गया। जो दो अगर बात करें दो पावरफुल स्टेट्स, सुपर पावर्स, 2 सुपर पावर्स देखने को मिल रही थी, तो इस वजह से भी इसमें बदलाव होना चाहिए कि जो ये परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनकी सीट्स में इंक्रीज करना चाहिए। अब मेंबरशिप, इसमें एक और डिमांड आ रही थी, डिमांड टू इंक्रीज मेंबरशिप फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, कि यहाँ से मेंबरशिप जो है इंक्रीज होनी चाहिए। यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज वांट टू इम्प्रूवमेंट इन यूएन बजटरी प्रोसीजर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशंस, जो यूएस है और अदर्स वेस्टर्न कंट्रीज की डिमांड थी कि जो बजटरी है उसमें प्रोसेस में चेंज होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं वाई आर द रिफॉर्म्स नीडेड, क्यों आवश्यकता हुई कि रिफॉर्म हो। तो अगर देखें यूएन वाज एस्टैब्लिश इन 1945, 1945 में यूएन एस्टैब्लिश हुआ इमिडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे ही द्वितीय विश्व खत्म हुआ ये बन गया हमारा 1945 में, 1945 में ही एंड हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध का। आफ्टर द कोल्ड वॉर, ये जो कोल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ इसके बाद अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। पहला, सोवियत यूनियन हैज कोलैप्स्ड, जो हमारा यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन थी, वो कोलैप्स हो गया। अब यहाँ देखें तो यूएस क्या हो गया, स्ट्रोंगेस्ट पावर बन गया अपने आप में। अब इन दोनों के बीच में अगर देखें द रिलेशनशिप ऑफ यूएस एंड द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर रशिया इज मच मोर कोऑपरेटिव, जहाँ दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था, इसके बाद दोनों के बीच में क्या हुआ कि कोऑपरेटिव रिलेशन जो है देखने को मिले। चाइना इज फास्ट इमर्जिंग इन द ग्रेट पावर, चाइना एक ग्रेट पावर के रूप में दिखाई दिया, और इंडिया ऑल्सो द ग्रोइंग रैपिडली, इंडिया भी ग्रो कर रहा था। इकोनॉमिक्स अगर एशिया की देखें तो वो ग्रो कर रही थी। तो बहुत सारे ऐसे नए चेंजेस देखने को मिले जिसे नीड थी किसकी, रिफॉर्म्स की। ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वाई आर द रिफॉर्म्स नीडेड, किस लिए रिफॉर्म की नीड हुई। तो यहाँ बहुत सारे हमारे पास ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिसको हम एक अच्छा आंसर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सारे न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस थे जिसकी वजह से वर्ल्ड को नीड थी कि जो ये हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रिफॉर्म्स किया जाए। रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस अगर हम बात करते हैं, इन 1992 जनरल असेंबली अडॉप्ट अ रिजोल्यूशन, इज रिजोल्यूशन रिफ्लेक्टेड देन मेन कंप्लेंट्स। अगर हम बात करें 1992 जनरल असेंबली की, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जनरल असेंबली क्या है। जनरल असेंबली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर मेंबर को एक इक्वल वोट प्रोवाइड की जाती है, जबकि जो दो हमारा सिक्योरिटी काउंसिल था वहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर नहीं होती है, उनके पास वीटो पावर सिर्फ परमानेंट मेंबर्स को दी गई है जो 5 स्थायी सदस्य हैं। तो यहाँ जो जनरल असेंबली है वहाँ पर सबको इक्वल वोट मिली है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स देखने को मिली कि जो स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स होना चाहिए, 1992 में मिली जो कंप्लेंट्स थी। फर्स्ट, द सिक्योरिटी काउंसिल एंड नो लॉन्गर रिप्रेजेंट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रिलेटेड्स, जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो बहुत लंबे समय से बनी हुई थी और अब जो रिप्रेजेंट्स थे वो भी जो है प्रेजेंट के अकॉर्डिंग नहीं थे, पुराने समय से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से बने हुए थे। इट्स डिसीजन रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट एंड आर डोमिनेटेड बाय फ्यू पावर्स। अब उसको जो डिसीजंस होंगे वो भी ज़्यादातर वेस्टर्न वैल्यूज़ का डोमिनेशन दिखाई देता था उसके ऊपर। तो यहाँ एक इक्वालिटी लाने के लिए
देखा जाए तो कि रिफॉर्म्स होना चाहिए। तो 1 जनवरी 1997 देन द यूएन सेक्रेटरी, उस टाइम पर हमारे यूएन सेक्रेटरी कौन थे? जनरल कॉफी अन्नान। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप ही लोगों के लिए है कि प्रेजेंट में हमारे यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये आप मुझे आंसर में बताएंगे कि प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो उस 1997 की अगर हम बात करें, कॉफ़ी अन्नान थे, और उन्होंने, उनके सामने जब ये रिफॉर्म के लिए आया तो उसके लिए क्या किया, उन्होंने एक जो है काउंसिल तैयार की और इंक्वायरी इसकी बैठा दी गई। अब इसमें देखें कि जो एक प्रपोज क्राइटेरिया बनाया गया न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से बच्चों पढ़ेंगे। तो एक एक प्रपोज किया गया क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या था? फर्स्ट अगर बात करें, न्यू मेंबर्स, इट हैज़ बीन सजेस्टेड शुड बी अ मेजर इकोनॉमिक पावर। जो न्यू मेंबर होंगे उनके पास अपनी मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, मेजर मिलिट्री पावर होनी चाहिए, और कंट्रीब्यूटर होना चाहिए यूएन के बजट में, के कंट्रीब्यूशन उसका ज़्यादा होना चाहिए। और बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन के बेस पर भी एक बड़ा नेशन होना चाहिए। रेस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, यहाँ पर वो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, मानव अधिकारों को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव द वर्ड्स डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर। भौगोलिक आधार पर, आर्थिक आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर भी वो जो है एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए वर्ल्ड में। अब ये जो क्राइटेरिया बनाया गया, अगर इसके आधार पर देखा जाए तो कुछ स्टेप भी लिए गए जो मेंबर नेशंस थी। सितंबर में जब सेलिब्रेट किया गया 2005 में 60 ईयर्स जो हैं हमारी जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का, तो इसमें सबसे पहले जो क्रिएशन हुआ वो पीसफुल बिल्डिंग कमीशन का किया गया, पीस बिल्डिंग कमीशन एंड मिलेनियम डेवलपमेंट एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल को वाइंड अप कर दिया गया। अभी मैंने आपको बताया था जो हमारे 6 प्रमुख प्रिंसिपल ऑर्गेन्स हैं हमारे यूएन के, उसमें से एक ऑर्गेन जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसको वाइंड अप किया गया कब? 2005 में। तो नाउ प्रेजेंट टाइम टोटल मेंबर ऑफ यूएन प्रिंसिपल ऑर्गेन्स, तो यहाँ पर 5 मेंबर्स होंगे। इंडियाज़ मेजर कंसर्न्स की बात करें तो भाई जब रिफॉर्म्स की बात चल रही है तो इंडिया के भी तो कुछ कंसर्न्स होंगे। तो सपोर्ट्स इंक्रीज ऑफ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स, वो भी सपोर्ट कर रहा था कि भाई जो परमानेंट मेंबर हैं और नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनको इंक्रीज करना है, सीट बढ़नी चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल शुड हैव मोर डेवलपिंग कंट्रीज इन इट। इंडिया itself wishes to be a permanent members in the रिस्ट्रिक्टेड एससी। इंडिया भी चाहता था कि भाई ये जो एससी है हमारी यूएनएससी है, इसमें इंडिया को जगह मिले, इंडिया भी इसमें एक परमानेंट मेंबर के रूप में आए। अब अगर हम बात करें कि वाई इंडिया विशेज टू बी ए परमानेंट मेंबर्स इन द रिस्ट्रिक्टेड सिक्योरिटी काउंसिल, क्यों इंडिया कह सकता है कि भाई मुझे परमानेंट मेंबर मिलना है, तो अगर देखें कि इंडिया की अगर कंप्राइज करें तो 1.15 वर्ल्ड पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है भारत में। अब इंडिया में देखें तो इंडिया पीस कीपिंग एफर्ट्स भी करता है, इकोनॉमिक इमरजेंसी भी अगर देखें वर्ल्ड स्टेज पर है, और कल्चरल बेस पे भी, और बहुत सारे ऐसे जो देखें जो क्राइटेरिया बनाया गया था उसमें इंडिया उनको फुलफिल करता है। अब चैलेंजेस हैं इंडियाज इंक्लूजन एज परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कि किस तरीके से अगर हम इंडिया को इसमें कर दें तो कुछ कंट्रीज ऐसी भी है ना, वो भी दावेदारी करेंगे कि क्यों भारत को क्यों शामिल किया जाता है। कुछ ऐसी कंट्री लाइक पाकिस्तान बात करें, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ साथ कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जो पूरी पावर्स उनके पास हैं इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया की तरह ही, जैसे अदर्स पावरफुल स्टेट हम बात करें ब्राज़ील, जापान, जर्मनी, साउथ अफ्रीका में आल्सो बी कंसर्न बिकॉज दोज आर द कंटेंट्स विच डू नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन एससी। तो अगर सिर्फ भारत को मौका दिया जाए तो और भी देश हैं जो दावेदारी करेंगे अपनी कि हमें भी यहाँ पर क्या क्या है यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। तो अगर बात करेंगे यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, बच्चों ये शुरू से हम देखते आ रहे हैं यूनिपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है। तो यूनिपोलर वर्ल्ड जहाँ पर एक सुपर पावर, बाइपोलर वर्ल्ड का तो एंड हो गया 1991 में,
जहाँ पर दो महाशक्तियाँ थी वो बाइपोलर वर्ल्ड था। अब दो महाशक्तियों में से खत्म हो गई एक महाशक्ति, तो यूनिपोलर वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही कि या क्या यूएन यूनिपोलर वर्ल्ड होगा? तो यहाँ देखें कि यूएसएसआर, अमेरिका स्टैंड्स ओनली सुपर पावर। ये दोनों सुपर पावर के रूप में थे। मिलिट्री इकोनॉमिक पावर्स अलाउस किया जाए तो इनको इग्नोर किया जाए तो यूएन दिखाई देता है कि भाई हाँ, यूएन क्या कर सकता है, एक पावरफुल स्टेट के रूप में, पावरफुल हेड के रूप में दिखाई देता है। तो फिजिकली लोकेटेड देखा जाए तो वाशिंगटन में है ये। यूएस हैज़ मैनी नेशनल्स इन अ यूएन ब्यूरोक्रेसी विद वीटो। US can any resolution which harms its our friends nearest। अब यहाँ पे देखा जाए तो यूएन जो वीटो पावर है वो यूएस के पास भी है। तो अब यूनिपोलर वर्ल्ड जो हमारा है उसमें अभी भी कहीं ना कहीं हमें एक यूएस की दावेदारी या डोमिनेंस कहीं ना कहीं नज़र आता है। अब कंसोलेशन अगर हम बात करते हैं तो इसमें इफेक्ट दिखाई देते हैं कि जो वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड हमें देखने को मिल रहा है, तो उसमें देखें कि टेक्नोलॉजी के बेस पे इंक्रीज़ हो रहा है और इंडिपेंडेंस कंट्रीज़ बढ़ रही हैं। तो इम्पोर्टेंस जो है यूएन की बढ़ती जा रही है, क्योंकि यूएन में स्टार्टिंग में 51 मेंबर्स थे जब चार्टर पर साइन किए गए। प्रेजेंट में जो 92 मेंबर्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो यूएन है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो आज के चैप्टर में इतना ही। और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है विश्व शांति को और युद्ध की जो स्थिति है उसको कहीं ना कहीं बातों से सुलझाने में मदद करता है और एक पीसफुल प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है। तो इसको बहुत ध्यान से अच्छे से सब तैयार करेंगे। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।